बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, बात करते हैं मोमेंट के बारे में। मोमेंट्स इज़ अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जहाँ भी फोर्स की वजह से टर्न होंगे ऑब्जेक्ट, अब टर्निंग दो तरह की होती है, या तो क्लॉकवाइज टर्न होंगे या एंटी क्लॉकवाइज टर्न होंगे, लेकिन हाँ, टर्न होना ज़रूरी है। अगर कहीं टर्निंग हो रही है देन वी कैन से दैट देयर इज़ अ टर्निंग इफेक्ट, और दिस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट। ये मोमेंट डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक फोर्स पे और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड द फोर्स। लेकिन वो किस तरह होना चाहिए मैं आपको भी बताता हूँ। ये दो फैक्टर हैं, साइज ऑफ द फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट। ठीक है जी। और इसकी इक्वेशन आपके पास ये है, सिंपल फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू कैन सी इन द कॉलम। इसके यूनिट्स बहुत सिंपल है, न्यूटन मीटर भी हो सकते हैं, न्यूटन सेंटीमीटर भी होते हैं, डिपेंड करता है कि डिस्टेंस आप कौन सा ले रहे हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट को टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट अगर टर्न करता है तो लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पे टर्न कर रहा है, और इसका अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करना है तो इसका बहुत सिंपल टेक्निक है। कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये है पिवट पॉइंट, जिसके अबाउट ये पिवट पॉइंट है, ये वाला पिवट पॉइंट है, इसके अबाउट ये टर्न होने जा रहा है। ठीक है। आपने करना क्या होता है, आपने सिंपल करना ये होता है कि जो पिवट पॉइंट है ना, उससे एक ऐसी लाइन पास करें जो कि फोर्स के पैरेलल हो। ठीक है। अब मैंने इस पिवट पॉइंट से ये लाइन पास की है, दिस लाइन इज पैरेलल टू द फोर्स, ये फोर्स के पैरेलल है। इस लाइन और फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। हमेशा इसी तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया जाता है। ठीक है। तो आप आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं। अगर आपको फोर्स पता है, आपको डिस्टेंस पता है, तो आप ये टर्निंग इफेक्ट बता सकते हैं। अभी इसको टर्न करने की कोशिश कर रहा है ब्लॉक को, और टर्निंग कहाँ हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। यहाँ पर गाइज, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब हम ये देखते हैं, जो हमारे पास ये हेल्प करता है। कई जगह पे हम इसकी डेली लाइफ में हम इसकी एप्लीकेशंस देख सकते हैं टर्निंग इफेक्ट की। एक तो है क्रो बार है, जिसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को हम उठा सकते हैं। इसके अलावा लिड ओपनर हम यूज़ करते हैं, वो भी टर्निंग इफेक्ट की एग्जांपल है। सीज़र हम यूज़ करते हैं। हमारा आर्म इट्सेल्फ वो भी एक टर्निंग इफेक्ट है। ठीक है जी। हाँ, हम टैप ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। क्लोजिंग द डोर इज ऑल्सो टर्निंग इफेक्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास बैलेंस है यानी इक्विलिब्रियम में, तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं जो आगे भी हैं, लेकिन इसमें मैं दोनों बता दूंगा। अब इसमें कुछ फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। अब वो फोर्सेस इसको टर्न करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा, ये जो फोर्स F1 है, ये F1 इस रॉड को टर्न करने की कोशिश कर रही है। किस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज। ये F2 कहाँ टर्न करने की कोशिश कर रही है, क्लॉकवाइज। ये कैसे पता चलता है, ऐसे पता चलता है, हमने देखना होता है F2 कहाँ पर है और हमारा पिवट पॉइंट कहाँ पर है। ये हमारा पिवट पॉइंट है और फोर्स F2 इधर लग रही है, तो F2 इसको इधर टर्न करेगी यानी कि क्लॉकवाइज, और F1 इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी। और ये जो फोर्स लग रही है ना F3, ये देखें, ये इसको इधर ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये इसको कहाँ टर्न करेगी, आपका पिवट पॉइंट यहाँ है, तो ये इसको ऐसे घुमाएगी, यानी कि ये भी आपको एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग के लिए दो फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे, एक है F1 और दूसरी है F3। तो सिंपल इज दैट, F1 का जो मोमेंट आर्म होगा वो होगा D1, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर आपने F1 की वजह से मोमेंट निकालना है तो आप इस फोर्स F1 को D1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर आपने F3 का मोमेंट निकालना है तो F3 को इसका डिस्टेंस जो है वो D3 बनता है पिवट पॉइंट से, आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा F3 D3। अब F3 D3 ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, F1 D1 ये भी एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट है। तो टोटल टर्निंग इफेक्ट जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हो जाएगा आपका F1 D1 प्लस F3 D3। ये देख लें आपके पास यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा। और जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो आपके पास सिर्फ एक ही फोर्स की वजह से है, वो F2 की वजह से, तो F2 मल्टीप्लाई बाय D2, ये इसका टर्निंग इफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन वहाँ पे अप्लाई की जाती है जहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी कहते हैं। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आपके पास क्लियर हो गया होगा। इसमें यहाँ भी देख सकते हैं, अब ये एक वेट ऑफ द वैज है जो उसको टर्न करने की कोशिश कर रहा है, और कहाँ टर्न कर रहा है, इसका पिवट पॉइंट भी आपको क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका पिवट पॉइंट है, दिस वन, ये पिवट पॉइंट है। इस पिवट पॉइंट के अबाउट ये जो वेट है ये इस रॉड को टर्न करने की कोशिश करेगा, किस तरफ, ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश करेगा। और ये सपोर्ट जो है, जो फोर्स लगा रही है, अपवर्ड लगा रही है, और ये इसे कहाँ टर्न करने की कोशिश करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। और ये दोनों हमारे पास क्या है, बैलेंस है।
जितना क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, डिस्टेंस इस फोर्स के लिए ये डिस्टेंस होगा, और अगर आप वेव्स के लिए डिस्टेंस निकालते हैं तो फिर ये डिस्टेंस आपका वेव्स का होगा। लेट्स सपोज इसको हम d1 कह देते हैं वेव्स के डिस्टेंस को, सेकंड फोर्स के लिए d2 कह देते हैं। ये दोनों मोमेंट इक्वल हैं जिसकी वजह से सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर। तो ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और एक और बात याद रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वैसे तो इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर हमारे पास फोर्सेस भी बैलेंस होती हैं और उसका मोमेंट भी बैलेंस होता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए। एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है कि फोर्स भी बैलेंस होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन कहती है मोमेंट भी बैलेंस होना चाहिए। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास कुछ फोर्सेस हैं एक्ट कर रही हैं इस पर। अब ये मीटर रूल है, इस पर कुछ फोर्सेस अपवर्ड लग रही हैं, कुछ फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही हैं, लेकिन ये फोर्सेस अगर बैलेंस होंगी देन द मीटर रूल विल बी इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी होता है। फोर्सेस का बैलेंस होना इज़ अ फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, और मोमेंट का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी इज़ अ सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। फिर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट में वो पॉइंट होता है जिससे उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है। ज्योमेट्रिकल शेप्स में हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे आपने देखा हुआ है कि यहाँ पे डायमीटर जो है इसके, इनको हमने कट किया सिमेट्रिकली, लाइंस को हमने कट किया, इनका डायगोनल्स है। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डायगोनल का है, ये भी डायगोनल का है। तो रेगुलर शेप का आप इस तरह निकालते हैं, लेकिन इरेगुलर शेप के लिए आपने यूज़ करना होता है एक लेमिना, और प्लेन लेमिना को हम यूज़ करके इसको ड्रॉप करते हैं एक दफ़ा और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया गया। ये प्लेन लेमिना था, पहले हमने यहाँ पे प्लम लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको प्लम लाइन हमने यूज़ किया, और ये लाइन हमने ड्रॉ किया इस तरफ। एक हैवी वेट ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम हैंग करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। फिर ये देखें, इसको हमने टर्न कर दिया और एक और लाइन हमने ड्रॉ की जिसने प्रीवियस लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपके पास, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उससे फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करती है, जैसे इसका वेट देख लें यहाँ से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये जो फोर्स लग रही है इसका फोर्स यहाँ पर है और पिवट पॉइंट इसका यहाँ पर है। अब इसकी वजह से ये फोर्स की वजह से टर्न करेगा, और ऑब्वियसली कहाँ टर्न करेगा, इट विल टर्न इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ टर्न करने के चांसेस हैं किसी ऑब्जेक्ट के। लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, इन दोनों केसेस में अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ टर्न करेगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो यहाँ से इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अभी ये किसी जगह भी टर्न नहीं करेगा। ठीक है, बैलेंस रहेगा। हाँ, अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होती है ना फोर्स, ये वाली फोर्स, तो फिर ये गिर जाता है, ये इस तरफ गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फोर्स लग रही है इस तरफ है, और इसका पिवट पॉइंट से डिस्टेंस बन रहा है। कितना डिस्टेंस बन रहा है ये आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस बन रहा है दिस वन। इस डिस्टेंस की वजह से ये टर्न करेगा और ये टर्निंग होगी इस तरफ। ठीक है, ऑब्वियसली इस तरफ होगी और ये क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो पिवट पॉइंट से डिस्टेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पिवट पॉइंट से कोई डिस्टेंस नहीं है तो फिर किसी किस्म का टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस हम इसके देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है पास पेपर्स का ही क्वेश्चन है, और ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। पिवटेड एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पे पिवट किया गया, विच इज़ आल्सो द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। 3 loads and 2 Newton kF and the 3 Newtons are positioned on the rule at the 20 centimeter, 30 centimeter and the 90 centimeter marks respectively as shown in the figure 3.1. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द 3 न्यूटन लोड अबाउट द पिवट। कैसे निकालेंगे, ये बहुत सिंपल टेक्निक है। 3 न्यूटन को आपने देखना है कहाँ पर है, ये 3 न्यूटन है। अब इसमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन ये कंफर्म है कि ये 90 से लेकर 50 तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 40 सेंटीमीटर। तो आपने सिंपल क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 40 से, तो आंसर क्या आएगा 120 न्यूटन सेंटीमीटर। इसी तरह से आपने फाइंड कर लेना है 2 न्यूटन का, तो ये भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो कहाँ होगा, ऑब्वियसली ये टर्निंग इफेक्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसका डिस्टेंस कितना होगा, 20 से 50 तक 30 सेंटीमीटर होगा। तो आपने क्या करना है, 30 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से 60 हो जाएगा। फोर्स एफ की वजह से भी जो टर्निंग इफेक्ट है वो भी कहाँ पर है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, और उसका डिस्टेंस जो बनेगा वो बनेगा 30 से 50 तक 20। ठीक हो गया जी। तो अब आपने अगर वो टर्निंग इफेक्ट निकालना है जो एफ़ की वजह से, तो वो 20F हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखें तो 20F प्लस ये हमारे पास 20F है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 30, ये बनेगा 60 इक्वल्स टू 120। ये 120 मैंने क्यों किया ऐसे कि यहाँ पे जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था इन दोनों फोर्सेस की वजह से वो क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल है, तो मैंने इनको इक्वल कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्लॉकवाइज मोमेंट के। ये आपके पास 20F है, 120 में से 60 माइनस करेंगे तो 60 आएगा,
और 20 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 60 से, तो आंसर आ जाएगा 3। ये आपको फोर्स भी मालूम हो गई है, 3 आ गई है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। सेकेंड कंडीशन उसने कहा द वेट ऑफ द मीटर रूल। अब इस तरह से कि 1.2 न्यूटन है एंड कैन बी कंसिडर्ड एक्ट एट द 50 सेंटीमीटर मार्क। All the weight in A are removed. The pivot is positioned under the 3 centimeter mark, 30 centimeter mark, sorry, and the 2 Newton load is placed on the rule as shown in the figure 3.2. The position of the 2 Newton load is adjusted until the meter will again in the equilibrium. Determine the position of the 2 Newton load. अब आप देख लें यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आपने करना क्या है, आपने करना ये जी, यहाँ पर देख लें ये डिस्टेंस, ये आपने फाइंड करना है कितने डिस्टेंस पे होगा। ये हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई डी, ये जो मोमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है। और ये भी पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास है 20। तो 1.2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमें ये वाला मोमेंट पता चल जाएगा जो कि क्लॉकवाइज है। अब 2 जो आपके पास डी से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको डी मालूम हो जाएगा। तो जो आपके पास डी आएगा, आई थिंक 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 आएगा। और 1.2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू, ठीक है जी। देवर भी इसमें ये देख लें। अच्छा, एक और बात है, ये तो आपका 12 सेंटीमीटर मार्क पे आ चुका है, ठीक है ना। उसने ये पूछा है आपसे कि किस पॉइंट पे है वो, किस मार्क पे होगा। तो वो आपने बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और वो आपने बताना है। तो देखें, अब आपने डिस्टेंस निकाल लिया, वो आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस ना 12 सेंटीमीटर है, ज़रा समझ लीजिएगा इस बात को। ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया था 12 सेंटीमीटर था। तो अब ये मार्क कौन सा बनेगा यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि यहाँ पर जो भी मार्क होगा YZ X, उसमें से ये 30 माइनस होगा तो 12 आता है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ Y माइनस 30 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। ये आपको देख लें, यहाँ पे 30 में से आपने ये माइनस 30, Y में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास 12 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा नहीं, सॉरी, इसमें यहाँ पे आपने करना ये है 30 में से Y माइनस करना, बिल्कुल इसी तरह। जैसे देखें, अभी मैंने अगर कहा जैसे ये डिस्टेंस मैंने निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 50 पहले लिखूँगा और 30 बाद में। तो इसी तरह से यहाँ भी ये डिस्टेंस हमारे पास 12 आया है ना, ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस मैंने मार्क को कंसिडर कर लिया वो Y है। मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या नंबर हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो मुझे ये करना है यहाँ पे कि इतना मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस 12 है। तो वो जो डिफरेंस 12 है, तो वो हमारे पास कैसे निकलेगा, 30 माइनस Y, क्योंकि 30 बड़ा नंबर है और Y कोई छोटा नंबर होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसके लिए। यहाँ पे ये 12 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 30 में से ये 12 इधर माइनस हो जाएगा और Y उधर चला जाएगा। 30 माइनस 12 करें, क्या आता है आंसर, आई थिंक मेरा ख्याल है 30 में से 12 माइनस करें तो आंसर आता है 18। मेरे पास आंसर 18 आता है, यस, 18 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका मार्क बनेगा यहाँ पे, ये वाला मार्क, ये 18 सेंटीमीटर पे आ रहा होगा, यानी कि 2 न्यूटन की जो फोर्स लग रही है वो 18 सेंटीमीटर पे लग रही है। तो 18 और 30 के दरमियान डिस्टेंस 12 बन रहा है। तो पहले हमने डिस्टेंस निकाल लिया और फिर वो हमने मार्क भी फाइंड कर लिया। कभी कभी इस तरह भी हो जाता है, ठीक है जी। तो इस बात को देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर, अगर नहीं हो तो दोबारा से इसको सुन लीजिएगा। अच्छा, सेकेंडली यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये दिस वन। यहाँ पर हमारे पास कुछ यस लूज यूनिफॉर्म वुडन फ्लोर बोर्ड वेट 160 न्यूटन एंड रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन द 4 सपोर्ट्स, ठीक है ना, PQR and S सिमेट्रिकल हैं। PQRS है 0.20 का डिस्टेंस है, P का इसी तरह से 0.5 का डिस्टेंस है Q और P के दरमियान, और 0.25 डिस्टेंस है Q और सेंटर के दरमियान। तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। द सपोर्ट्स ये सिमेट्रिकल है, इसमें आपको बताया हुआ है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द floorboard by the each of the support and state the direction of these forces. One value is already given for you. अच्छा जी, एक वैल्यू तो उन्होंने आपको बताई हुई है कि यहाँ पर जो कि ये जो फोर्स लग रही है 160 न्यूटन लग रही है। अगर देखें 160 न्यूटन फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड लग रही है ना, तो अपवर्ड भी कितनी लग रही होगी, ऑब्वियसली कि अपवर्ड फोर्स भी हमारे पास 160 न्यूटन ही लग रही होगी, तभी तो ये बैलेंस है। तो ये भी 160, ये मतलब टोटल फोर्स 160 होगी। अगर टोटल फोर्स अपवर्ड 160 है, इन चारों की फोर्स 160 है, तो एक की फोर्स कितनी है,
तो हमने वो फाइंड करने के लिए 160 को 4 से कर देना है डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ गया 40 न्यूटन। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एक 40 न्यूटन है, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40 है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। तो टोटल अपवर्ड फोर्स यहाँ पे और टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो गई हैं। ठीक है जी, दिस वन विल बी क्लियर टू यू। अब यहाँ पे देख लें 40 न्यूटन 40 न्यूटन 40 न्यूटन हमने सारी लिख दी यहाँ पे, और इनकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। उसके बाद इसने कहा है कि अ वर्कमैन ऑफ द वेट W स्टैंड्स ऑन द एंड ऑफ द फ्लोर बोर्ड डिस्क्राइब इन ए, दिस जस्ट कॉज द फ्लोर बोर्ड टू द टिप एज शोन इन द फिगर 2.2, द सपोर्ट्स आर ईच 0.60 मीटर थिक। अच्छा, ये आपको बताई भी है थिकनेस कितनी है, 0.60 मीटर है। ठीक है जी, ये थिकनेस दी हुई है यहाँ पे, और आपको सेंटर ऑफ मास भी बताया हुआ है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस बनेगा सेंटर ऑफ मास से एक पॉइंट तक का, वो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, ये देख लें। आपने इन सबको ऐड करना है, 0.5 प्लस 0.2 0.7 में आपने मज़ीद 0.25 को ऐड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिस वन 0.7 0.2 0.50 एंड 0.25, इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल आपको मालूम हो जाएगा कितना डिस्टेंस बनता है। ठीक है जी, दिस वन विल बी क्लियर टू यू। अच्छा गाइस, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ सपोर्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो पिवट पॉइंट है ना, पिवट पॉइंट ये पॉइंट बन गया है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, और यहाँ पे इसका ये पॉइंट पिवट पॉइंट बन गया है, जिसे हम कह सकते हैं पी। एक बात याद रखिएगा, आपको ऊपर दिया हुआ है, देख लें क्वेश्चन में गौर से, ये जो डिस्टेंस है इसका एज से वो 0.20 है, और ये जो डिस्टेंस है इसका सेंटर से ये 0.5 प्लस 0.25 है, 160 न्यूटन का। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, यस यू कैन सी हियर, कि यहाँ से अब हम फाइंड करते हैं दिस वन। हम एक काम करते हैं, ये वेट फाइंड करने के लिए हमने ये डिस्टेंस हमने लेना है, तो ये आपके पास आ गया 0.75। कैसे हमने निकाला कि हमने ये वाला डिस्टेंस और इस वाले डिस्टेंस को प्लस किया, ये 0.5 था, ये प्लस 0.25 था, ये टोटल हो गया 0.75। अब ये वाली जो फोर्स है ना 160 न्यूटन की, ये इसको टर्न कर रही है। कहाँ पे टर्न कर रही है, ऑब्वियसली इसको टर्न करने की कोशिश करेगी क्लॉकवाइज, तो 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से, तो आप चेक कर सकते हैं क्या आंसर आएगा। आई थिंक आंसर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं अभी क्या आता है। 160 इंटू 0.75, तो ये हमारे पास आंसर आता है 160 इंटू 0.75। चेक करें जी जल्दी से, 120 हमारे पास आंसर आता है, ये 120 आ गया जी। ठीक है, ये हमारे पास टर्निंग इफेक्ट आ गया 120 न्यूटन सेंटीमीटर। अब से दूसरा जो है ना, इसका डिस्टेंस जो था वो था 0.2, और इसकी जो फोर्स लग रही है वो W लग रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 0.2 को हम W से मल्टीप्लाई कर दें, तो W अगर निकालना है वेट, तो 120 को हम 0.2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, आई थिंक आंसर आ जाता है 600 न्यूटन। ये हमारे पास वेट आ जाएगा इस पर्सन का। इस तरह हम इसका वेट फाइंड आउट कर सकते हैं 600 न्यूटन। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू, और ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह की क्वेश्चंस हैं, मोमेंट में आते हैं, और आप वो इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।